हेलो बच्चों, मैं दीपक सिंह, मास्टर्स स्टूडेंट IIT कानपुर। हम क्लास 12th का अमीन चैप्टर पढ़ रहे थे। आज हम क्वेश्चन सेशन लेके आए हैं। ये जो क्वेश्चन सेशन है ये PYQ बेस्ड है, आपको एक आइडिया देने के लिए कि अमीन चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज चलते हैं और हम पहले क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन सा हमारा क्वेश्चन है। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो, आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा। पहला हमारा क्वेश्चन जो है वो दिया है गिवन बिलो, टू स्टेटमेंट दिया है। ये नीट का क्वेश्चन है, पता नहीं, हाँ दिख तो रहा है, 22 का है। स्टेटमेंट 1 है प्राइमरी एलिफैटिक अमीन्स। अब प्राइमरी एलिफैटिक अमीन क्या होता है? तो सिंपली R, कोई भी एक CH2 ले लो, NH2 या RNH2 भी लिख दोगे तब भी चलेगा। तो ये एलिफैटिक अमीन है। तो यहाँ पे दिया प्राइमरी एलिफैटिक अमीन रिएक्ट्स विद HNO2 टू गिव अनस्टेबल डाइओजेनियम सॉल्ट। अभी आपको पता है कि जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं HNO2 से, तो ये हमें RCH2N2 प्लस, एंड यहाँ पे HNO2 जब बनाने के लिए हम यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे हम HNO2 बनाने के लिए NaNO2 और HCl यूज करते हैं। तो RN2 प्लस और कोई भी एक सॉल्ट यहाँ पे ले लोगे माइनस। तो मेन ये आपका डाइओजेनियम सॉल्ट है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एलिफैटिक अमीन से अगर डाइओजेनियम सॉल्ट बनाते हैं तो ये अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है? अनस्टेबल। और हमारा स्टेटमेंट क्या बोल रहा? रिएक्ट्स विद HNO2 टू गिव अनस्टेबल डाइओजेनियम सॉल्ट, यानी कि जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल बोला जा रहा। अच्छा, स्टेटमेंट 2 क्या है? प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। एरोमेटिक अमीन हमने क्या कहा था? लाइक एनिलीन। ये क्या है? एरोमेटिक अमीन। ये हमारा था एलिफैटिक अमीन, एलिफैटिक अमीन, और ये हमारा है एरोमेटिक अमीन, एरोमेटिक अमीन। ठीक है, तो ये हमने आपको करा रखा था। अगर अब इसका आप रिएक्शन कराते हो, यहाँ पे फिर से बोला गया रिएक्ट विद HNO2। टेम्परेचर इन्होंने मेंशन नहीं किया शुरू में कि HNO2 से किससे कितने डिग्री पे हम करा रहे हैं, पर आपको मान के चलना पड़ेगा कि 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे हम करा रहे हैं, तभी तो ये बनेगा डाइओजेनियम सॉल्ट, नहीं तो बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे बन जाएगा N2 प्लस Cl माइनस डाइओजेनियम क्लोराइड। अब देखो क्या बोला जा रहा है हमसे रिएक्शन में कि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स रिएक्ट्स विद HNO2 टू फॉर्म डाइओजेनियम सॉल्ट। ठीक है, डाइओजेनियम सॉल्ट जो बनता है विच आर स्टेबल इवन एबो 300 केल्विन। तो यहां पे ये गलत है। ये जो लिखा है ना कि ये स्टेबल होता है 300 केल्विन पर भी, तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो हम ये सॉल्ट बनाते हैं ये 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर ही स्टेबल होता है। इससे ऊपर अगर आप रूम टेम्परेचर पे जाओगे तो ये भी डिस्टेबल होने लगता है, अनस्टेबल होता है। सो ये वाला स्टेटमेंट 2 आपका इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये 300 केल्विन पे स्टेबल नहीं होता। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे बनता है और उतने पर ही रखना होता है। 0 से ऊपर जाने लगते हैं तो अनस्टेबल होने लगता है। ठीक, तो हमारा देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन जो 1 है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ये तो अनस्टेबल है, ये स्टेबल है, स्टेबल एट लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि 273 केल्विन। कितना? 273 केल्विन। यहां पे 300 केल्विन लिखा है, इसके कारण रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होता। ठीक, तो देखो हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये क्या दिया है? तो ये फिर से बेंजीन और फिर इधर साइनाइड CN, इसका रिएक्शन कराना है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा ये LiAlH4 है। क्या है? LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो जब भी हम साइनाइड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं LiAlH4, तो C जो ट्रिपल बॉन्ड ऐसे N है ना CN में, तो ये दोनों टूट जाता है और ये बनता है CH2NH2। CH2NH2 मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको एक साथ बताया था LiAlH4 और NaBH4 का रिएक्शन, वहां पर मैंने आपको बताया था कि दोनों किस साइड से कैसे रिएक्ट करते हैं, किससे क्या बनाते हैं। तो ये CN से CH2NH2 बनाता है।
CH2NH2, ठीक है। फिर हमसे बोला जा रहा कि इसका NaNO2HCl कराओ। क्या कराने को? NaNO2HCl, ठीक। तो NaNO2HCl जब इसका कराओगे तो फिर से डाइजोनियम सॉल्ट ही बनाना है आपको, इसका NaNO2HCl कराना है। तो क्या हो जाएगा? ये पिछला वाला ही फिर से रिपीट हो रहा, यहां पे CH2 और इधर N2+Cl-। अब यहां पे ये ध्यान देने वाली बात है कि यहां पे एक CH2 लगा है, ये डायरेक्ट NH2 बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा हुआ, तो ये एक एलिफैटिक अमीन है, ना कि एरोमेटिक। ये क्वेश्चन इसीलिए आपको बेंजीन लगा के दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, आपसे गलत हो। तो याद रखना है ये क्या है? अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों? क्योंकि ये एलिफैटिक डाइएजोनियम सॉल्ट। और मैंने आपको बताया था कि अगर एलिफैटिक डाइएजोनियम सॉल्ट है तो अनस्टेबल होता है, और यदि वाटर का सोर्स वहां पे है तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ही इसका आप H2O दोगे यहां पे, तो ये वाला पार्ट निकल के यहां पे OH लग जाएगा, तो ये CH2OH हो जाएगा। तो ये याद रखना कि जब भी H2O अगर यहां पे उपलब्ध होगा तो ये तुरंत N2+Cl- हट के OH लग जाएगा। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। यहां पे CH2OH, क्योंकि H2O का सोर्स थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। क्या क्या करना है? ये फिर से हमें एनिलीन दे रखा है। क्या दिया है? एनिलीन, NH2। इसका पहले रिएक्शन कराना है CH3। ये क्या लिखा हुआ है देख लो, ये लिखा है CH3CO का होल ट्वाइस O पाइरिडीन। अब आपको पता होगा CH3CO को हम AC बोलते हैं, असाइल ग्रुप। ये AC2O दिया हुआ है, अगर इसे ओपन करके लिखोगे तो ये कुछ ऐसे दिया है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ये इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड दिया है, और आपको पता होना चाहिए कि एसिटिक एनहाइड्राइड जब रिएक्ट करता है तो असाइल ग्रुप देता है। ये जो असाइल, इसको असाइल ग्रुप बोलते हैं, इतने को हम असाइल ग्रुप बोलते हैं, असाइल ग्रुप। इसलिए हम AC2O लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक असाइल ग्रुप, इधर से दूसरा ये असाइल ग्रुप, तो ये एक AC, ये दूसरा AC और फिर एक O, तो AC2O लिखते हैं इसको। तो कहीं अगर AC2O शॉर्ट में लिखा हो तब भी ये समझना है कि हमें ये एसिटिक एनहाइड्राइड दिया है जो CH3CO को कहीं प्लेस करेगा। किसको? इसको, CH3CO को कहीं ना कहीं तो प्लेस करने वाला है। अब हमें चूंकि अमीन दिया है तो आपको याद होगा कि जब भी हम इस पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे थे तो इसके यहाँ पे ऑर्थो पे और पैरा तीनों जगह आ जा रहा था। तो इसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए हम नाइट्रोजन पे असाइल ग्रुप लगा रहे थे, ताकि देखो कुछ ऐसे हम लगा रहे थे ना, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। इसका जब पिरिडीन बेस हम यूज करते हैं इसमें, आपको याद होगा कि यहां पे ये NH और C डबल बॉन्ड O CH3 ये कुछ ऐसा बनता है। चूंकि नाइट्रोजन का जो ये लोन पेयर होता है ये पूरा ऐसे नीचे उतार रहा था, जिसके कारण रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऑर्थो एंड पैरा तीनों जगह पे, दोनों ऑर्थो एंड एक पैरा, तीनों जगह पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा था। लेकिन जैसे ही हमने ये वाला ग्रुप लगा दिया था तो इसका ये जो लोन पेयर है ये इधर जाने लगा था, तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई थी और इसके बाद हमें पैरा मेजर प्रोडक्ट मिल रहा था। तो ये वही वाला रिएक्शन को दोबारा यहाँ पे रिपीट कराया गया है। तो पहले वाले ऑप्शन में तो हमारा यही होने वाला है कि हम ये एक असाइल ग्रुप को नाइट्रोजन के साथ लगा देंगे। दूसरा फिर ऑप्शन में दे रखा है LiAlH4, ये फिर से यही लिखा है
LiAlH4, दूसरा ये आपको लिखा है LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फिर से क्या करेगा, तो अमाइड, ये देखो जब RC डबल बॉन्ड O NH2, ये जो ग्रुप होता है इसको अमाइड बोलते हैं, अमाइड। और अगर इसका LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराते हो तो ये अमीन, इसको C डबल बॉन्ड O को CH2 बनाता है, अमीन में कन्वर्ट होता है RCH2 NH2। तो वहीं से ये जो पूरा ग्रुप है ये NH के बाद ये CH2 CH3 हो जाएगा। ये जो अमाइड ग्रुप है NHCO, इतने ग्रुप को हम अमाइड ग्रुप बोलते हैं। ये क्या है, अमाइड, ठीक। और इसके कारण ये जो अमाइड ग्रुप है ये अमीन में कन्वर्ट होगा और ये कुछ ऐसे हो जाएगा, NH NH और फिर CH2 CH3, अमीन बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद H2O आपको वाटर का सोर्स दे रखा है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ये सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा, देखो बेंजीन ग्रुप, फिर NH, फिर ये CH2 CH3, तो ये सेकंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना होता है। आपको ये याद रखना है कि जब भी ये आगे वाले ऑप्शन में देखो ये लिख लो, तो मैं अगली स्लाइड में आपको बता दे रहा हूं फिर से जो रिएक्शन होता है। जब भी R, किसी आप एसिड को RCOOH, RC डबल बॉन्ड O Cl, ठीक, इनका रिएक्शन, इन दोनों में से किसी का भी रिएक्शन अगर आप कराते हो LiAlH4 के साथ, तो ये एल्कोहल बनाता है RCH2OH, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यदि आप RC डबल बॉन्ड O NH2 का रिएक्शन कराते हो या RC ट्रिपल बॉन्ड N, इन दोनों में से किसी का रिएक्शन आप LiAlH4 के साथ कराते हो, LiAlH4 के साथ, इसमें से दोनों में से किसी का भी, तो ये अमीन बनाता है RCH2 NH2, ये आपको याद रखना है। और यहां पे एल्डिहाइड भी लिख लो, RC डबल बॉन्ड OH, इन तीनों में से एल्डिहाइड, एसिड हैलाइड, इन तीनों में से किसी का भी रिएक्शन कराओगे तो एल्कोहल बनेगा, और इसमें अमाइड या ये साइनाइड नाइट्राइल ग्रुप अगर लगा हो तो ये अमीन बनेगा। तो ये शॉर्ट में आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि LiAlH4 किसके साथ क्या रिएक्शन देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है मैच द लिस्ट विद लिस्ट 1, ठीक है। पहला हमारा है गैब्रियल सिंथेसिस, दूसरा है कोलबेस सिंथेसिस, तीसरा है विलियमसन। अगर आपको याद हो तो ईथर वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था विलियमसन ईथर सिंथेसिस, तो उसका नाम ही था ये विलियमसन ईथर, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो होगा वो सेकंड के साथ। तो ये देखो दो ऑप्शन तो हमारे चले गए, जो सी वाला है वो फर्स्ट ऑप्शन के साथ दिया हुआ है, तो हमें पता है कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस होता है, तो ये दोनों तो चले गए। इसके बाद हमारा इटार्ड रिएक्शन आपको याद है, इटार्ड रिएक्शन, ये टोलुइन का रिएक्शन हम कराते हैं CrO2Cl2 के साथ, टोलुइन का रिएक्शन CrO2Cl2 के साथ, तो ये एल्डिहाइड बनाता है CHO, ठीक। तो इसका मतलब जो इटार्ड रिएक्शन होगा वो एल्डिहाइड बनाएगा, तो कहां है, बेंजल्डिहाइड है ना, वो देखो बेंजीन और फिर एल्डिहाइड, तो यानी कि जो डी ऑप्शन होगा वो फर्स्ट के साथ, और डी यहाँ पे फोर्थ दिया है तो ये ऑप्शन भी चला गया, तो हमारा केवल फर्स्ट ऑप्शन। इस तरीके से हम ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। जब अगर 4 ऑप्शन में से अगर हमें 1 या 2 पता होता है तो हम पहले उसको देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन किससे मैच कर रहा, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर देने जाओगे। फिर ए वाला थर्ड के गैब्रियल सिंथेसिस, तो ये गैब्रियल सिंथेसिस प्राइमरी अमीन का होता है। अगर आपको याद हो तो गैब्रियल सिंथेसिस में कुछ इस तरीके से रिएक्शन कराए जाते हैं, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O,
और इसका रिएक्शन हम किसी भी हाइलाइट के साथ कराते हैं, याद है आपको। तो इसका ये लोन पेयर, एक बार इसमें से बेस यूज कर लेते हैं, याद रखना बेस यूज होता है, कोई भी बेस। तो ये जो बेस होता है ना, इस हाइड्रोजन को लेता है और यहां से ये हाइड्रोजन लेके यहाँ पे निगेटिव बनाता है, फिर ये निगेटिव चार्ज इस पे अटैक करता है और इसको निकाल देता है। तो यहाँ पे आपका बनता है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R, ऐसा बनता है। और फिर इसमें NaOH का रिएक्शन कराया जाता है, NaOH का, तो OH माइनस इस पे अटैक करता है, ठीक, और फिर ये पाई बॉन्ड टूटता है, दोबारा आता है, इस पे निकाल देता है। OH माइनस ही जहां पे भी अटैक करता है, ये पाई बॉन्ड ऐसे टूटता है, फिर दोबारा आता है और इसको निकाल देता है। तो ये आपको दिख रहा, ये फिर बेंजीन और ये COOH बनेगा, इधर पे भी COOH बनेगा, और ये R पे डबल माइनस आ रहे हैं, वो दोनों माइनस इस कार्बोक्सिलिक एसिड जो COH बन रहे हैं ना, उसमें से H प्लस ले लेंगे, तो ये RNH2 बन जाएगा। तो गैब्रियल जो सिंथेसिस होता है वो अमीन का होता है, और 1 डिग्री अमीन, पर्टिकुलरली केवल 1 डिग्री अमीन ही इससे फॉर्म होता है। तो याद रखना है कि गैब्रियल सिंथेसिस जो होता है वो प्राइमरी अमीन के लिए यूज किया जाता है। तो अगर आपको वो याद था कि गैब्रियल सिंथेसिस जो होता है वो प्राइमरी अमीन का होता है, तो वहां पे भी जो ए ऑप्शन देखो, A फोर्थ के साथ है ना, देखो अगर आपको वो याद रहेगा कि गैब्रियल सिंथेसिस, तो एक ऑप्शन से ही आप सब एलिमिनेट कर सकते थे कि गैब्रियल सिंथेसिस जो होता है वो आपका प्राइमरी अमीन का होता है। ठीक है, आगे वाला ऑप्शन देखो, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विद हाइजेनबर्ग रिएजेंट, गिव अ सॉलिड विच डिजॉल्व इन अल्कली। अब आपको याद है कि ये वाला क्वेश्चन हम कहां पढ़े थे, जब मैं आपको अमीन्स का डिस्टिंग्विश करने बता रहा था कि कैसे पता करते हैं कि 1 डिग्री अमीन है कि 2 डिग्री अमीन है कि 3 डिग्री अमीन है। वहां पे मैंने आपको बताया था हाइजेनबर्ग सिंथेसिस, सॉरी हाइजेनबर्ग रिएजेंट एंड रिएक्शंस। सॉरी अब हाइजेनबर्ग रिएजेंट क्या होता है, तो रिएजेंट ये होता है, देखो अगर आपने रिवाइज किया होगा तो आपको पता होगा, ये हाइजेनबर्ग रिएजेंट होता है। और मैंने कहा था कि जो 1 डिग्री अमीन होता है वो 1 डिग्री अमीन जो होता है वो आपका इस रिएजेंट से रिएक्ट करता है और उसके बाद यहाँ पे सॉल्ट बनाता है, और वो जो सॉल्ट होता है वो आपका NaOH में डिजॉल्व हो जाता है। यही बताया था आपको कि जो 1 डिग्री अमीन होता है वो आपका इसके साथ रिएक्ट करता है, इस रिएजेंट के साथ एक सॉल्ट बनाता है, वो जो सॉल्ट बनता है वो बेस के साथ डिजॉल्व हो जाता है। या ऐसा कह सकते हो कि सॉल्ट से जब H प्लस निकलता है तो यहाँ पे 1 डिग्री अमीन में एक बचा होता है, जैसे मान लो RNH2 ले लो, RNH2। अब देखो इसमें साथ जब रिएक्ट कराओगे तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर सल्फर पे अटैक करके क्लोरीन को बाहर कर देगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, S डबल बॉन्ड O NH और इधर R। और ये जो हाइड्रोजन है, यही इसी हाइड्रोजन के कारण जब बेस आता है तो OH माइनस से H प्लस ले लेता है, और जो चूंकि जो बेस होता है उसमें सॉल्युबल हो जाता है। चूंकि जब हम 2 डिग्री या 3 डिग्री लेते हैं तो 3 डिग्री तो रिएक्ट ही नहीं करता, 2 डिग्री रिएक्ट इसके साथ करता है, पर यहाँ हाइड्रोजन नहीं होता जिसके कारण वो डिजॉल्व नहीं होता। तो देख लेते हैं 1 डिग्री अमीन केवल डिजॉल्व होगा। तो 1 डिग्री अमीन किधर है, इस नाइट्रोजन के साथ, इधर भी R ग्रुप, इधर भी R ग्रुप, इधर भी R ग्रुप। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका 3 डिग्री अमीन है। क्या है, 3 डिग्री अमीन, और 3 डिग्री अमीन तो रिएक्ट ही नहीं करता। ये क्या है, ये तो अमीन ही नहीं है, तो नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। ये क्या है, नाइट्रो। इधर देखोगे तो क्या है, ये इधर R ग्रुप, इधर R ग्रुप, तो ये 2 डिग्री अमीन है। क्या है, 2 डिग्री अमीन। और ये देखो ये है आपका 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन। तो 1 डिग्री जो अमीन होता है
वही हाइजेनबर्ग रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करके अल्कली में सॉल्युबल होते हैं। तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द रिएजेंट आर इन द गिवन सीक्वेंस द केमिकल रिएजेंट इज। ठीक है, देखो पहला NaNO2HCl कराया गया, तो ये तो आपको पता है डाइओजेनियम सॉल्ट बनाने के लिए जो अमीन एनिलीन दिया होता है एरोमेटिक अमीन, उसको डाइओजेनियम सॉल्ट बनाने के लिए हम यूज करते हैं NaNO2HCl, तो ये तो बना हुआ है। दूसरे ऑप्शन में आपको दिया गया कि किसके साथ रिएक्शन कराओगे, तो ये N2+Cl- हट जाएगा यहाँ पे सीधे। तो आपको याद है मैंने आपको ये वाला रिएक्शन पढ़ाया था कि जब भी बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट आपको दे रखा है N2+Cl-, तो इसका रिएक्शन या तो आप H3PO2 के साथ कराओ या इथेनॉल के साथ कराओ, ETOH, इथेनॉल के साथ। इथेनॉल को ऐसे भी लिखा जाता है ना, अगर ओपन करके लिखोगे तो CH3CH2OH, तो ये फिर से बेंजीन रिंग बन जाता है, ये बताया था। तो बस यही देख लो ऑप्शन में, ये आपका दे रखा है, ये थर्ड ऑप्शन है ना CH3CH2OH, ये क्या लिखा है CH3CH2OH। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, जो आपको बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट से बेंजीन पे लेके जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन विल गिव द कार्बिलअमीन टेस्ट। अब आपको याद है कि कार्बिलअमीन टेस्ट कौन देता है। जब आपको कार्बिलअमीन टेस्ट पढ़ाया था तो वहां मैंने आपको बताया था कि जहां पे भी 1 डिग्री अमीन होता है वो केवल कार्बिलअमीन टेस्ट देता है। तो ये आपका 2 डिग्री, यहां पे नोट डाल के लिख लेना, 1 डिग्री अमीन विल गिव कार्बिलअमीन टेस्ट, कार्बिलअमीन टेस्ट। तो बस देख लो कार्बिलअमीन टेस्ट कौन देगा, 1 डिग्री अमीन कौन कौन से है। तो यहां पे नाइट्रोजन के साथ इधर भी एक CH3 यानी R ग्रुप लगा है, इधर भी एक R ग्रुप लगा है, तो ये तो आपका 2 डिग्री अमीन है। ये क्या है 2 डिग्री अमीन, तो ये तो कार्बिलअमीन टेस्ट नहीं देगा। यहां पे देखो ये CH3 2 है, ये कितने हैं 2, तो 2 R इधर हो गए, 1 R इधर हो गया, तो यानी ये 3 डिग्री अमीन है, तो ये भी कार्बिलअमीन टेस्ट नहीं देगा। इधर देखो यहां पे NH के साथ C2H5 लगा हुआ है यानी CH2CH3, तो एक R ग्रुप इधर लगा है और दूसरा R ग्रुप इधर नीचे की तरफ लगा है, यानी कि ये भी आपका 2 डिग्री अमीन है, तो ये भी कार्बिलअमीन टेस्ट नहीं देगा। ये है एनिलीन, एनिलीन, और एनिलीन क्या होता है 1 डिग्री, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और ओनली 1 R ग्रुप लगा हुआ है, तो ये भी 1 डिग्री अमीन है, और 1 डिग्री अमीन आपका कार्बिलअमीन टेस्ट देगा। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, तो इस तरीके से हम ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। तो आप देख रहे होगे कि जो जो आपने क्लास में पढ़ा हुआ है लगभग सब वही क्वेश्चन आ रहे हैं, जो मैंने आपको वहां कराया था वही रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा रहा है। ठीक, रिएक्शन ऑफ द प्रोपेनामाइड विद इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्रोमीन विल गिव। तो ये क्या रिएक्शन हमसे क्या पूछा जा रहा, ये पूछा है प्रोपेनामाइड। प्रोपेनामाइड का मतलब होता है 3 कार्बन प्रोपेन CH3CH2 और C डबल बॉन्ड O NH2, ये है प्रोपेनामाइड। अमाइड का मतलब है कि CONH2 ग्रुप तो लगा ही होगा, तभी तो वो अमाइड है। तो एक C तो आ चुका, बचे कितने 2 और लाने हैं, क्योंकि हमें प्रोपेन चाहिए, तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं कि CONH2 ये हो गया और फिर 2 और कार्बन लिया, ये है प्रोपेनामाइड आपका। ये क्या है प्रोपेनामाइड। अब यहां पे अगर आपको नोमेनक्लेचर अच्छे से नहीं आता तो आप स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाओगे, और यदि स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे तो आप फिर रिएक्शन भी नहीं करा सकते। तो देखो इसका रिएक्शन आपके किसके साथ कराना है, इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, इथेनॉलिक मतलब ETOH में ये घोला गया है, और इसके बाद ब्रोमीन Br2। अब आपको याद आ रहा Br2NaOH क्या होता है, जब भी आप अमाइड का रिएक्शन कराते हो Br2NaOH के साथ तो उसे हम हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कहते हैं। क्या नाम है इसका, इसका नाम है आपका हॉफमैन ब्रोमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। और हॉफमैन ब्रोमाइड में क्या होता है
इस CO ग्रुप को उड़ा दिया जाता है, सीधे ये NH2 इससे जुड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा CH3 CH2 NH2 प्लस ये CO ग्रुप बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो देख लो अब ये CH3 CH2 NH2, ये CH3 CH2 इथाइल NH2 अमीन, तो इथाइल अमीन कहां पे है, एनिलीन तो बनने नहीं वाला, इथाइल अमीन। तो ये आपका सेकेंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द अमीन दैट रिएक्ट विद हाइजेनबर्ग रिएजेंट, ये फिर से देखो एंड गिव एन अल्कली इनसॉल्युबल। यहां पे देखो पिछले वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि कौन सॉल्युबल होगा, रिएक्शन करेगा पर सॉल्युबल होगा, और यहां पे आपको बोला गया है कि इनसॉल्युबल होगा। ठीक, तो मैंने आपको बताया हिंसबर्ग टेस्ट बोल दो इसको, क्या होता है, जो 1 डिग्री अमीन होता है, 1 डिग्री अमीन, ये आपका जो रिएजेंट इसका होता है और रिएजेंट ये होता है H डबल बॉन्ड O और इधर Cl, थोड़ा सा आप से लिख दूं, S डबल बॉन्ड O इधर डबल बॉन्ड O और इस रिएजेंट के साथ वर्क करता है तो यहां पे प्रोडक्ट बनता है, और ये प्रोडक्ट जब NaOH के साथ आप रिएक्ट करोगे तो ये सॉल्युबल होता है। जब 2 डिग्री अमीन की बात होती है, 2 डिग्री अमीन, तो ये जब रिएजेंट के साथ वर्क करता है तो ये भी प्रोडक्ट तो बनाता है क्योंकि ये रिएक्ट इसके साथ करता है, बट NaOH के साथ इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल, NaOH के साथ ये सॉल्युबल होता है। और जो 3 डिग्री अमीन होता है, ये आपका जब रिएजेंट यहां पे यूज करोगे, कौन सा रिएजेंट, ये वाला हिंसबर्ग टेस्ट के लिए जो हिंसबर्ग रिएजेंट हम यूज करते हैं, तो ये जो होता है वो आपका नो प्रोडक्ट, कोई यहां पे प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता 3 डिग्री अमीन के साथ। तो देख लो हमें 2 डिग्री अमीन खोजना है क्योंकि रिएक्ट तो वो करे, हमसे क्या बोला गया है, दैट रिएक्ट्स, रिएक्ट तो करना है बट सॉल्युबल नहीं होना, यानी कि 2 डिग्री अमीन। तो देखो ये NH2 लगा है, 2 हाइड्रोजन, 1 R ग्रुप लगा है, तो यानी कि ये 1 डिग्री अमीन है, ये तो रिएक्शन भी करेगा और सॉल्युबल भी हो जाएगा। यहां देखोगे तो इधर भी R ग्रुप और इधर भी R ग्रुप, तो ये आपका 2 डिग्री अमीन है, और इसी को हम खोज रहे थे। ये रिएक्ट तो करेगा बट सॉल्युबल नहीं होगा, तो ये आपका सेकेंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। यहां पे देखोगे तो ये 3 डिग्री अमीन है, 3 डिग्री अमीन, तो आपको पता है 3 डिग्री अमीन तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। यहां पे ये जो नाइट्रोजन है इसके साथ 1 R ग्रुप लगा है, 2 तो हाइड्रोजन लगे हैं, 1 R ग्रुप, इसका मतलब ये 1 डिग्री अमीन है, और 1 डिग्री अमीन आपका रिएक्ट भी करेगा और सॉल्युबल भी हो जाएगा। तो ये आपका सेकेंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मेजर प्रोडक्ट फॉलोइंग रिएक्शन, क्या कराना है, तो हमें ये एक एसिड दे रखा है अमोनिया के साथ स्ट्रॉन्ग हीटिंग कंडीशन में। तो ये आपको याद होगा कि अगर ऐसा हम कराते हैं C डबल बॉन्ड O OH और फिर इसका C डबल बॉन्ड O, इसको जब आप हीट करते हो पहले, तो पहले तो एनहाइड्राइड फॉर्म करता है ये C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकलता है। एक जगह से OH लेना है आपको और एक जगह से H, तो H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, और यही जब अमोनिया उसमें अगर पड़ा होता है तो ये अमोनिया इस ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है और ये बनाता है C डबल बॉन्ड O, C इधर डबल बॉन्ड O, यहां पे नाइट्रोजन, ये बनाता है। ठीक, तो देखो कौन सा है आपका ऑप्शन, दिख रहा होगा, सेकेंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द करेक्ट
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ फॉर फॉलोइंग कंपाउंड। तो देखो मैंने आपको एक लेक्चर पूरा डेडिकेट किया था केवल बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन कैसे करते हैं केवल उस पे, तो वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ के लिए हमने क्या कहा था कि नाइट्रोजन पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो उतने अच्छे से इलेक्ट्रोफाइल जो है H+ उसको देगा अपना लोन पेयर, एंड दैट इज मोर बेसिक। तो नाइट्रोजन के ऊपर हमें देखना है कि कहां पे सबसे ज्यादा लोन पेयर है। नंबर ऑफ लोन पेयर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं इस पे बात कर रहा हूं कि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे बढ़ रहा है। नंबर ऑफ लोन पेयर से हम नहीं पता करते। ठीक, देखो ये तो एनिलीन है, पहला ऑप्शन हमारा क्या दे रखा है, एनिलीन। अब चूंकि हमें कंपेयर करना है तो इसके पास लोन पेयर है और लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा, ये तो पता ही है, लोन पेयर फिर सिंगल फिर डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल डबल कॉन्जुगेशन होगा, तो ये तो ऐसे आने वाला है। ठीक है, पर हम देख रहे हैं कि ये सब में ऐसा ही है, तो इसका मतलब ये है कि इसको हमें काउंट में नहीं लेना। क्यों? क्योंकि वो तो सब में हो रहा है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, इधर NH2 ग्रुप लगा हुआ है और इधर NO2 ग्रुप लगा हुआ है। अब NO2 क्या करता है आपको पता है, NO2 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, पूरा ऑर्गेनिक पढ़ा चुका हूं, आपको आना चाहिए अब। ठीक है, और NO2 -M ग्रुप होता है, ये भी बता दिया हूं। अभी आपको एक पूरा GOC का मैं सोच रहा हूं कि पूरा 1 या 2 लेक्चर मैं आपको डिलीवर करूंगा, जिसमें आई थिंक इसके अपलोड होने से पहले ही आपको GOC के लेक्चर अपलोड होके मिल जाएंगे। तो कोशिश करना GOC पढ़ लेने के लिए। अगर आप मान लो इस लेक्चर तक पहुंच गए हो और GOC वाला लेक्चर नहीं देखे हो तो कोशिश करना उसे देख लेने के लिए, इससे आपके बेसिक बहुत मजबूत हो जाएंगे। ठीक, थर्ड, अच्छा -M ग्रुप करता क्या है वो भी देख लो। -M ग्रुप मैंने आपको बताया था कि इस पाई बॉन्ड को ऐसे खींच के इधर ऐसे करता है, तो इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि कुछ यहां पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और इधर NH2 और यहाँ पे N, इधर O पे माइनस, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड और ये जैसे O है वैसे। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो पाई इलेक्ट्रॉन था ना, इसमें देखो पहले कितने 1 2 3 पाई बॉन्ड का मतलब 3 दूनी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, अभी कितने हैं, केवल 2, यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि जो रिंग था, रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल कर लिया गया, रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के बाहर आ चुका है, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा दिया है। और रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा तो यहां से जो ये लोन पेयर नीचे आ रहा था वो और जल्दी आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया है। तो इसके कारण यहाँ पे नाइट्रोजन जितनी देर तक अवेलेबल था अब उससे कम देर तक अवेलेबल होगा। क्यों? क्योंकि वो इधर ज्यादा आने लगेगा। ठीक है, और अगर इधर ज्यादा आएगा तो बाहर जो H+ इधर प्रेजेंट है कहीं, जिसको ये लोन पेयर देना है, क्यों? क्योंकि ये तो बेसिक नेचर शो करना है, तभी ना लोन पेयर देगा, तभी बेसिक नेचर शो होगा, तो उसके लिए कम बचेगा। क्यों? क्योंकि ये अपने में ही परेशान हो गया, इधर ही खींचने वाले लगे हुए। अच्छा, इधर एक CH3 ग्रुप लगा है थर्ड ऑप्शन में आपका, थर्ड ऑप्शन में आपका इधर तो NH2 ग्रुप लगा है, इधर आपका CH2 और फिर CH3, कुछ ऐसे मैंने ओपन करके लिख दिया है। और आपको पता है कि डबल बॉन्ड सिंगल, फिर अगर हाइड्रोजन हो sp3 वाला तो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, ये ऐसे पाई बॉन्ड जाता है, सॉरी सिग्मा बॉन्ड बनाता है और ये टूट जाता है। तो इससे बनता क्या है, इससे आपका बनता है कुछ ऐसा प्रोडक्ट, यहां पे निगेटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड CH और इधर H+ और यहां पे CH3। इसको अलग लिखा था हमने ना, तो अलग ही इसी साइड लिख लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे, और ये जैसे NH2 है हमने उसको वैसे ही छोड़ रखा है। अब इससे देखो क्या हो रहा है, इससे हो ये रहा है कि इस सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था वो भी पहुंच गया है रिंग में। तो जो ये CH2 ग्रुप लगा है या अल्काइल ग्रुप लगा है
वो हाइपर कॉन्जुगेशन से रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, और यदि रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इधर पुश होगा, तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल H+ के रूप में आएगा उसको देने के लिए ज्यादा अवेलेबल होगा। तो याद रखना है, जो बेसिसिटी होता है ना, बेसिसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस M ग्रुप अगर लगा हुआ है तो, प्लस I ग्रुप लगा हुआ है तो, या पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन है तो, पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन, पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन, यही अगर जो बेसिसिटी होता है, बेसिसिटी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, -M ग्रुप के, -I ग्रुप के। अगर कोई -I ग्रुप लगेगा तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा तो बेसिसिटी घट जाएगा, और नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन के। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। ठीक है, तो जब भी आप बेसिसिटी कंपेयर करोगे तो याद रखोगे कि जो नाइट्रोजन है उसके अगल बगल जो अल्काइल ग्रुप है उस पे किस टाइप के ग्रुप लगे हुए हैं। अगर वो NO2 टाइप के ग्रुप लगे हैं तो ये -M है, ये क्या है, ये ग्रुप आपका -M इफेक्ट शो करता है, माइनस, अच्छा यहां पे लिखा हूं -M ग्रुप, और -M ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा तो बेसिसिटी घट जाएगा। यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो बेसिसिटी बढ़ जाएगा, तो सबसे ज्यादा बेसिक ये CH3 वाला, फिर ये आपका ये जिसमें ना तो घट रहा ना तो बढ़ रहा, और ये फिर घटने वाला। तो सबसे थर्ड ऑप्शन जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, यानी कि बेसिसिटी लोगे तो सबसे ज्यादा थर्ड, फिर आपका फर्स्ट, और सेकेंड आपका सबसे कम। ये ऑर्डर है आपका बेसिसिटी का। क्यों? क्योंकि थर्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे बढ़ेगा, इसमें तो बढ़ेगा नहीं और इसमें तो घट रहा है, तो सबसे ज्यादा थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर सेकेंड, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को एनालाइज करके हल करते हैं। ठीक है, ठीक है। Which of the following reaction is appropriate for converting acetamide to methenamine? देखो एसिटामाइड क्या होगा, फिर से एसिटिक ग्रुप लेना है आपको। एसिटामाइड आपको याद है क्या होता है, जैसे प्रोपेनामाइड था ना, प्रोपेनामाइड, उसी तरीके से एसिटामाइड एसिटिक एसिड से बना है। CH3COOH होता है ना, एसिटिक एसिड, तो इसमें NH2 लगा दो तो इसको बोलेंगे एसिटामाइड। क्या बोलेंगे, एसिटामाइड। अब इसको यदि CH2 अगर इसको आप रिड्यूस कराओ, इसको आप क्या कराओ, रिड्यूस, LiAlH4, LiAlH4, तो आपका ये बनेगा CH3CH2NH2, इथाइलअमीन बनेगा, या इसे बोलेंगे इथेनामीन। पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मीथेनामीन। मीथेनामीन मतलब केवल एक CH3 ग्रुप, यानी इस CO को उड़ाना है, केवल एक CH3 ग्रुप रहना चाहिए। और उस CO को उड़ाने के लिए हम क्या करते हैं, अगर आपको फिर से अभी पीछे वाले रिएक्शन में यूज हुआ था हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, जिसमें हम एक CO को एक कार्बन कम करने के लिए जब भी बात आएगी हॉफमैन ब्रोमाइड यूज करना है। ठीक, तो यही जब CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, इसका NaOH Br2, ये क्या है, हॉफमैन ब्रोमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड, हॉफमैन। जब भी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कराओगे तो ये CO उड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3NH2, और ये है आपका मीथेनामीन। क्या है आपका, इसी को बोलते हैं मीथेनामीन। तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन आपको कराना होगा एसिटामाइड से, आपका कहां गया, एसिटामाइड से मीथेनामीन। तो हॉफमैन ये है ना हाइपोब्रोमाइड, हाइपो का मतलब होता है कम करने के लिए बोला गया है, तो ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन ही है। ठीक, तो आपका जो सेकेंड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अगर ऑप्शन से भी कार्बिलमिन टेस्ट आपको पता है 1 डिग्री के लिए होता है, स्टीफन रिएक्शन NO2 को NH2 ग्रुप में बनाने के लिए होता है,
और ये क्या है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस 1 डिग्री अमीन के लिए होता है, आपको याद ही होगा। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रो कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको ये याद रखना है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो नाइट्रस एसिड HNO2 से रिएक्ट नहीं करता। HNO2 तो याद रखना है ओनली 1 डिग्री एंड 2 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड reacts with nitrous acid। केवल 1 डिग्री एंड 2 डिग्री जो नाइट्रो कंपाउंड होते हैं केवल वो रिएक्ट करते हैं आपके नाइट्रस एसिड से। तो यहां देख लेंगे, ये आपका 1 डिग्री है, ये भी आपका 1 डिग्री ही है क्योंकि नाइट्रोजन से एक R ग्रुप लगा है तो 1 डिग्री। ये आपका भी, ये भी एक तरीके से 1 डिग्री ही है। और ये आपका 3 डिग्री है तो ये 3 डिग्री वाला आपका रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये यहाँ पे जो 2 डिग्री है ना, ये भी बहुत बहुत कम करता है, ज्यादातर केस में 1 डिग्री ही करता है। तो मोस्टली जब भी 2 डिग्री होगा आपको एलिमिनेट करके ही चलना है। अगर ना हो ऑप्शन में कोई तब भी आपको 2 डिग्री मानना है कि 2 डिग्री, नहीं तो आपको ये भी मान के चलना है कि 2 डिग्री भी उतना रिएक्ट नहीं करता। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद प्राइमरी अमीन। तो एल्डिहाइड कहां है, मान लो R C डबल बॉन्ड O H, इसका रिएक्शन कराना है NH2R डैश। ठीक है, हमसे बोला गया बताओ क्या बनेगा। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो और NH2 के साथ यहां कुछ भी लगा हो उसको Z मान लेना है और सीधे यहां से इस H2O को बाहर करना है। ये क्या बन जाता है, ये बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O, इधर H जैसे है वैसे यहां नाइट्रोजन के थ्रू R। ये मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट आपको बनाना है। आपके बुक में पूरा एक ऐसा टेबल बना के भी दिया हुआ है, तो उस टेबल में भी आपको डायरेक्ट दिखाया गया है कि जब भी अमीन रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। यहाँ पे केवल कोई भी जेड ग्रुप हो, ये जाता कैसे रिएक्शन, तो ये जाता ऐसे है कि R C डबल बॉन्ड O, इधर H, इधर NH2, इधर मैंने R यहाँ पे लिख दिया। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, ये O माइनस यहाँ से H ले लेगा और ये बनेगा RCOOH और यहाँ पे NH, एक H O के पास चला गया R डैश। अब यहां से H, यहाँ पे R, ये H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, ये ऐसे माइनस H2O और ये आपका ये प्रोडक्ट बनता है। ठीक, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सिफ बेस। सिफ बेस इसका नाम है। ठीक, इमीन बन रहा है ये, C डबल बॉन्ड N जब बनता है उसको इमीन बोलते हैं और इसी को सिफ बेस बोलते हैं। ठीक, तो सिफ बेस बहुत जगह पूछा जाता है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि सिफ बेस का एक्चुअल स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। तो जब भी C डबल बॉन्ड N ग्रुप लगा हुआ हो, इधर अल्काइल उधर अल्काइल लगा हुआ हो, उसको हम, और इधर R या H कुछ भी हो सकता है, ये कीटोन के साथ भी रिएक्ट करेगा तो आपका सिफ बेस बनेगा। तो ये आपको याद रखना है कि सिफ बेस का एक्चुअल किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। जब भी C डबल बॉन्ड N होगा उसे हम सिफ बेस बोलेंगे। इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट A, अच्छा ये हमें पता ना है, एलो डाई बनता है। अब आपको मैंने बताया था कि जब भी बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट फिनॉल के साथ रिएक्शन करता है तो फिनॉल में OH है, तो यानी कि ऑरेंज डाई बनता है, और जब भी एनिलीन के साथ रिएक्ट करता है तो येलो डाई बनता है। तो बस देख लो, डाई बनाना है। तो ये तो किया हुआ, ये सारा जितना मैंने आपको कराया सब कुछ आपका रिवीजन ही हुआ है, कुछ भी इसमें नया नहीं था कि ऐसा कुछ बहुत नया आ गया। जिसने पूरा अगर रिवाइज कर रखा होगा उसके लिए तो ये सब केवल रिवीजन ही चल रहा होगा, उसको कुछ खास नया नहीं मिला आज के लेक्चर से। ये जब भी रिएक्शन देता है इसके साथ, इमीन के साथ, NH इमीन कह रहा हूं, सॉरी एनिलीन के साथ, तो हमने आपसे बोला था कि इसके यहां पे NH2 ग्रुप लगा हो, ये तो डाइओजेनियम सॉल्ट बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड है,
तो इसके साथ अगर यहाँ पे अमीन लगा हो या OH लगा हो, इसके पैरा पोजीशन से इस नाइट्रोजन को जोड़ देना है। होता कैसे है रिएक्शन, तो ये कुछ ऐसे होता है, ये नाइट्रोजन इधर आता है, ये ऐसे आता है, ये नाइट्रोजन पर अटैक करके इसको तोड़ देता है, तो कुछ ऐसे बन जाता है। यहाँ पे नाइट्रोजन ये टूट गया, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड N, और इसके पैरा पोजीशन से इस बेंजीन रिंग को ऐसे जोड़ देना है, ये ऐसे, ये यहाँ पे ऐसे, और N यहाँ पे H2 पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड है ना, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाया है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब चूंकि इसे एरोमेटिक होना है तो ये अपना जो हाइड्रोजन है ये अपनी शहादत देगा कुछ इस तरीके से। ऐसे यहां पाई बॉन्ड बनाएगा, ये इधर ऐसे शिफ्ट होगा और ये ऐसे आ जाएगा। ये शायद मैकेनिज्म मैंने आपको डिस्कस नहीं किया है, आपके बुक में नहीं दे रखा, तो मान लो देख लो, यही मैकेनिज्म होता है एजो डाई बनाने का। यहाँ पे ये पाई बॉन्ड बन गया, इधर बन गया, ये ऐसे हो गया, इधर H2, ठीक है। ये एजो डाई है और ये किस कलर का होता है, येलो। अगर यहाँ पे NH2 लगा है, अगर OH लगा दोगे तो ऑरेंज। तो बस देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आपका दिख रहा, ये है नहीं, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। अब इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए बना रखे हैं, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन है जो आप सॉल्व करोगे। मैं कराता हूं। अब हमें पहले ये बनाया गया है CH2OH, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल से ये एल्डिहाइड बनाना है। तो मैंने आपको बता रखा है, यहाँ ये माइल्ड कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक PCC के साथ पैरिडीन या PDC यूज कर लो, PCC PDC कुछ भी यूज कर लो, एल्डिहाइड बन जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल से। एक माइल्ड बेस भी लेना होता है। अच्छा, एल्डिहाइड से COH बनाना है। अब यहाँ पे माइल्ड यूज करो या स्ट्रॉन्ग यूज करो, एल्डिहाइड से तो बन ही जाएगा, तो मैं फिर से माइल्ड ही यूज कर दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर केस में हम कोशिश करते हैं कि यदि कोई रिएक्शन माइल्ड में हो जा रहा तो माइल्ड कंडीशन में ही कराने के लिए। अब ये मत सोचना कि बस इसी से होगा, हम क्या स्ट्रॉन्ग नहीं यूज कर सकते, तो कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम स्ट्रॉन्ग नहीं यूज कर सकते, हम स्ट्रॉन्ग भी यूज करेंगे तब भी CHO से COH बन जाएगा। अच्छा, COH से अगर कोई भी एसिड है, एसिड का रिएक्शन अगर आप SOCl2 से कराते हो तो एसिड हैलाइड बनता है। तो क्या बनेगा? एसिड हैलाइड। COOH से COCl हो जाता है, C डबल बॉन्ड O C। तो बस ये आपको बनाना था, बहुत आसान रिएक्शन है। ये NH4OH का मतलब है अमोनिया है सॉल्युबल इन वाटर, मॉइस्चर के साथ। तो अगर इसका रिएक्शन कराओगे तो सिंपल COOH से C डबल बॉन्ड O NH2 बन जाएगा, अमाइड ग्रुप लगा हुआ है, बस अमाइड बन जाएगा। अगला है NaOH अगर कराओगे तो ये क्या है, इसका नाम है, इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड। और हॉफमैन ब्रोमाइड में क्या होता है, इस CO ग्रुप को उड़ा दिया है और इसको डायरेक्ट नाइट्रोजन के साथ लगाते हैं, तो यहां पे क्या बन जाएगा, अमीन। ये हो जाएगा आपका NH2, ठीक है। इसके बाद और क्या हो सकता है? अच्छा, NaNO2HCl फिर से डाइओजेनियम सॉल्ट वाली रिएक्शन है। ये सब बस आपको रिवाइज हो रहा। N2+, अगर आपको ये बहुत लेक्चर धीरे लग रहा है या लग रहा है कि आपको आ रहा है तो 2x स्पीड कर दो या स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। CuCN HCN कराओगे तो क्या होगा, इस पूरे ग्रुप को हटा के CN ग्रुप को लगाते हैं, ये बनता है। LiLH4 कराओगे तो क्या होगा, पीछे मैंने बताया C ट्रिपल बॉन्ड N जो है वो CH2 NH2 बन जाता है। तो ये आपका CH2 NH2 हो जाएगा, ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड N था, यहां पे CH2 NH2 अमीन बनता है 1 डिग्री। HNO2 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ऐसे H2O के साथ जब कराओगे तो ये क्या होगा, ये जो अमीन है वो, चूंकि ये एलिफेटिक अमीन है तो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, वो अनस्टेबल होता है, तो तुरंत पहले तो ये बनेगा, ये आपका
N2 सॉरी ये CH2 और तब फिर यहाँ पे N2 प्लस Cl माइनस, और चूंकि ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल, तो ये तुरंत H2O का सोर्स दे रखा है तो OH बन जाएगा, CH2OH, ये हो गया। ठीक है, तो हम जहां चले थे फिर से हम वहीं पे पहुंच गए। तो इस टाइप से अगर आप रिएक्शन रिवाइज करते हो, अपने दिमाग में ऐसे सोचते हो कि हम एक से दूसरा कैसे बना सकते हैं, क्या क्या हम रिएजेंट यूज कर सकते हैं, तो फिर आपका ऑर्गेनिक बहुत अच्छा हो जाएगा। इसे आप जल्दी से अपनी कॉपी पे उतारो और ट्राई करो कि आपसे हो रहा कि नहीं। मैं तब तक बना रहा हूं। देखो, पहला है ये असाइल ग्रुप को लगाना है हमें, और हमें पता है असाइल ग्रुप के लिए हम क्या करते हैं। असाइल ग्रुप के लिए या तो हम एसिटिक एनहाइड्राइड CH3COO ऐसा ले सकते हैं, AC2O, क्या करूं, पूरा लिख दूं, पूरा नहीं, आधा ही लिखूंगा क्योंकि आपको भी बहुत जगह आधा ही मिलेगा, AC2O के साथ पिरीडिन। या तो ये करा दो, या आप रिएजेंट यूज कर सकते हो CH3COCl, ये यूज कर सकते हो, और इसके साथ भी पिरीडिन, तब भी आपका ये बन जाएगा। दूसरा है आपका कि CO ग्रुप को CH2 ग्रुप बनाना है। अब आपको अगर कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड वाला चैप्टर याद होगा, तो इसको रिड्यूस कराने के लिए हम यूज करते हैं या तो क्लीमेंसन रिडक्शन, नहीं तो उल्फ किस्नर रिडक्शन, यानी कि N2H4 KOH या ZnHg कंसंट्रेटेड HCl, ZnHg कॉन्क HCl, ये आपका क्लीमेंसन रिडक्शन है, ये उल्फ किस्नर रिडक्शन है। इन दोनों में से कोई भी रिएजेंट यूज करोगे CO ग्रुप से CH2 ग्रुप पे पहुंच जाओगे। फिर KMnO4 KOH, अब आपको मैंने बता रखा है कि जब भी KMnO4 KOH कराते हैं तो इस बेंजीन रिंग से जितने भी लगे हुए ग्रुप हैं, अगर उसके जस्ट जो बेंजाइलिक कार्बन, ये वाला बेंजीन के जस्ट ऊपर वाला बेंजाइलिक कार्बन बोला जाता है, तो अगर उस पर एक भी हाइड्रोजन है तो वो ऑक्सीडाइज होकर सीधे COOH ग्रुप बनता है। ये क्या बनता है, सीधे आपका COOH ग्रुप। इधर कितनी भी बड़ी चेन लगी हो, कुछ भी ले, उससे कोई लेना देना नहीं। फिर कंसंट्रेटेड HCO4, कंसंट्रेटेड HNO3, ये क्या है, ये दोनों मिलके हमें NO2 प्लस देते हैं, आपको पता है ना, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल। और COOH जो ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, क्या है, -M ग्रुप, -M ग्रुप, और -M वाले कहां भेजते हैं, मेटा पे, और +M वाले ऑर्थो एंड पैरा पे। तो ये आपको ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो मेटा पे NO2 को ले आके लगा देंगे बस। COOH, अच्छा NO2 से NH2 बनाना है तो रिड्यूस करना है, और रिड्यूस करने के लिए आपको याद है हम यूज करते हैं SNHCl या FeHCl, इन दोनों में से कोई भी यूज कर लोगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा NO2 से NH2 में। इसके बाद हमें इस पूरे ग्रुप को ही हटाना है, और इस ग्रुप को हटाने के लिए सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन ग्रुप, आपको याद है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, तो ये है NaOH CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका क्या नाम है, इसका नाम है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये COOH जो ग्रुप है वो हट जाएगा, यहां पे CO2 प्लस निकलता है, यहां CO2 बन के निकल जाता है। इसके बाद HNO2 273, ये तो सेम ही आ गया, N2 प्लस Cl माइनस, अब क्या ही बताया जाए, ये तो कितनी बार बना चुका, N2 प्लस और Cl माइनस, डाइजोनियम सॉल्ट बना। और PHOH क्या है, ये तो फिनॉल है, मैंने ऐसे शॉर्ट में लिख रखा है क्योंकि अभी कभी कभी आपको ऐसे शॉर्ट में या केवल नाम देके दे देता है फिनॉल।
और मैंने आपको बताया जब भी डाइज़ोनियम सॉल्ट का फिनॉल से या अमीन से एनिलीन से रिएक्शन कराना हो तो पैरा पोजीशन से नाइट्रोजन को जोड़ देते हैं, N डबल बॉन्ड N और इसके पैरा पोजीशन से जोड़ देंगे। मैं ऐसे बना लेता हूं ना, ऐसे N डबल बॉन्ड N और यहाँ पे पैरा पोजीशन से, और ये ऑरेंज डाई बनता है। क्या बनता है? ऑरेंज डाई। ठीक, तो इस टाइप के मैंने आपके लिए रिएक्शन बना के रखे थे जो आपको कराने थे। एक आध क्वेश्चन और इसे नोट कर लो, तो एक आध क्वेश्चन मैं और आपका डिस्कस करूंगा। जो फर्स्ट वाले चैप्टर जो हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स से हमने पढ़ा था वो वाला हमने अभी नहीं देखा है, तो वो भी देख लो। आ जाओ, मान लो कुछ इस टाइप का रिएक्शन हो, और आपसे पूछे जाए Cl2H कराना है मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट, मोनोक्लोरिनेशन, नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट। अब यदि आपसे पूछ लिया गया ऐसे, तो इसका मतलब यह है कि आपको स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो दोनों टाइप के प्रोडक्ट देने हैं। कैसे बनेगा? तो देखो कितने कितने जगह पे क्लोरीन लग सकता है। तो पहले तो इस जगह पे लग सकता है, यहां पे या यहां पे या यहां पे, और यहां से यहां लगाओ, ये यहां लगाओ। इस सेंटर के रिस्पेक्ट में ये दोनों पोजीशन सेम पोजीशन है, तो एक जगह या तो मैं यहां पे लगा लो, नहीं तो यहां पे, तो मैं एक जगह कहीं पे, यानी 4 स्ट्रक्चर बनेंगे। तो मैं चारों पहले स्ट्रक्चर बना लेता हूं। ठीक, अब हमें क्लोरीन लगाने हैं। कहां कहां? पहला मैंने यहां लगाया, फिर मैं दूसरे वाले पे यहां लगा रहा हूं, तीसरे वाले पे मैं यहां लगा रहा हूं। याद रखना है कि वहीं पे लगेगा जहां पे हाइड्रोजन हो। मान लो इसमें ना मैं थोड़ा सा ऐसा कर दे रहा हूं ताकि आपको ऐसे, अब देखो इस सेंटर पे तो नहीं लग सकता, क्यों? क्योंकि यहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, और इस सेंटर के रिस्पेक्ट में ये तीनों सेम है, तो किसी एक पे लगा सकते। ठीक, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो। आपको हमेशा याद रहे कि जहां पे हाइड्रोजन होता है हम वहीं पे लगाते हैं, इसलिए मैं ये बढ़ा दिया इतना। ठीक है, तो एक एक और बचा है ना, तो एक और लिख लेते हैं यहां पे। कुछ ये ठीक है, तो 5 हमें बनाने थे, हमने 5 बना लिए, 1 2 3 4 5। हाँ, तो हमने यहां पे लगा दिया था, एक कॉर्नर वाले पे लगाना था तो हमने कॉर्नर पे लगा दिया। इस सेंटर के रिस्पेक्ट में ये तीनों चूंकि सेम है, तो किसी एक पे लगा लो, तो यहां पे लगा लो। अब अगर पूछा जाए नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट, तब तो 1 2 3 4 5 है बस नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट। लेकिन यहां से आपसे स्ट्रक्चरल ऐसा कुछ नहीं, सीधे सीधे बोला है नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट। जैसे ही इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेशन डाइक्लोर, इस टाइप का प्रोडक्ट आपको स्टीरियो भी लेके बताना है, तो हमें देखना होगा कि कितने कायरल सेंटर है। जितने नंबर ऑफ कायरल सेंटर होंगे नंबर ऑफ प्रोडक्ट उतना बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो देखो इस वाले कार्बन सेंटर को देखो कायरल है कि नहीं। याद रखना है, कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं जहां क्लोरीन लगा रहा हूं बस उसको चेक करूं कि वो कायरल हुआ कि नहीं। कायरल सेंटर आई थिंक आपको याद होगा, एक सेंटर जिसके चारों तरफ जो ग्रुप लगे हैं वो अलग अलग हो तो हम उसे कायरल सेंटर बोलते हैं। और आपको हर एक सेंटर को चेक करना होता है जिसपे आप मोनोक्लोरिनेशन कर रहे हो, केवल उसको नहीं। ऐसा भी होता है कि जिस सेंटर पे आप कर रहे हो वो तो नहीं हुआ कायरल, पर उस वहां लगने के कारण कोई और सेंटर कायरल हो गया। अभी आप देखना इसमें आ सकता है, ये सेंटर पे तीनों हाइड्रोजन है,
नहीं होगा कायरल, ये भी नहीं होगा क्योंकि तीनों हाइड्रोजन है। इस सेंटर पे एक हाइड्रोजन है, इधर दूसरा ग्रुप है, पर दो चूंकि मिथाइल ग्रुप है, सेम ग्रुप हो गए। हमने कहा है कि एक सेंटर पे जब चारों ग्रुप अलग होंगे तब हम उसे कहेंगे, कार्बन के चारों जो वैलेंसी है वो अलग अलग ग्रुप से जब बाइंड होंगे तो हम कहेंगे कि वो कायरल सेंटर है। और यदि ऐसा होता है तो फिर हम उसको दो काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसा हो सकता है कि पॉजिटिव प्लेन पोलराइज्ड लाइट को प्लस में रोटेट करे, दूसरा माइनस में रोटेट करे, और या ऐसा हम कहते हैं कि उसके दो स्ट्रक्चर फॉर्म इनएंसोमर बनते हैं, इसके लिए हम दो काउंट करते हैं। तो उसका मैंने आपको जो लेक्चर इसके पहले वाला था वहां पे एक्सप्लेन कर दिया है, जिसमें मैंने केवल स्टीरियो एस्पेक्ट, देखोगे तो आपको चैनल पे से मिल जाएगा, जिसमें थंबनेल में ही लगा है स्टीरियो एस्पेक्ट्स ऑफ SN1 SN2 इवन E2 रिएक्शन, वहां पे खूब अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अच्छा यहां देखो, तो इस कार्बन सेंटर के दोनों जो ग्रुप हैं वो मिथाइल मिथाइल है, तो ये कायरल नहीं होगा। इस सेंटर के दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये भी नहीं होगा। इस सेंटर पे इधर क्लोरीन है, इधर एक बड़ा सा अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, एक हाइड्रोजन होगा, तो चारों अलग हैं, इसलिए ये कायरल सेंटर है। और कायरल सेंटर को स्टार बना के दिखाया जाता है। तो मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं, तो ये सेंटर कायरल हो गया। इस सेंटर पे देखोगे तो तीन मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, कायरल नहीं होगा। इधर तो चूंकि CH3 लगा हुआ है, तीन हाइड्रोजन, तो कोई भी कायरल नहीं होगा। तो ये एक सेंटर कायरल है, तो 2 की पावर n से हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 की पावर n लगाते हैं। n क्या होता है? नंबर ऑफ कायरल सेंटर। ये किसी भी एक से कितने प्रोडक्ट बनेंगे ये बताता है, ये याद रखना। इसके कितने होंगे ये नहीं बताता, ये बताता है कि किसी एक में एक कायरल सेंटर है तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 प्रोडक्ट देगा ये, ठीक है। यहां पे देखो, इस सेंटर के दो मिथाइल हैं, नहीं है कायरल। इस सेंटर पे इधर एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा है, इधर ये दूसरा ग्रुप, यहां पे हाइड्रोजन, तो ये सेंटर आपका कायरल सेंटर है। और अगर वो सेंटर आपका कायरल सेंटर है तो, और यहां पे देखोगे तो यहां पे भी एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, दो वैलेंसी तो पूरा करोगे ना, मतलब 4 वैलेंसी, सॉरी, दो इधर दो हाइड्रोजन लगेगा, तो ये फिर से दो हाइड्रोजन लग गए, क्योंकि हमें चारों अलग चाहिए, तो ये भी कायरल सेंटर नहीं है। और यहां तो ये पहले से ही नहीं था, तो एक कायरल सेंटर है, मतलब 2 की पावर 1, मतलब 2 प्रोडक्ट वहां से भी मिलेगा। यहां पे देखोगे अगर इस सेंटर पे लगाओगे तो यहां पे दो मिथाइल तो लगे हुए हैं, तो नहीं होगा कायरल। यहां पे भी दो ऐसे हाइड्रोजन लगे हैं ना, तो ये भी कायरल नहीं है। देखो ये भी कायरल नहीं है। इस सेंटर पे 3 चूंकि मिथाइल ग्रुप लगे हैं तो कायरल नहीं होगा। ये तो CH3 है तो नहीं होना है। तो चूंकि यहां पे कोई कायरल नहीं हुआ तो एक प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। n की पावर 0 रखोगे, कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो 2 की पावर 0 1 प्रोडक्ट। यहां देखो, यहां पे अगर लगाओगे तो यहां पे इधर हाइड्रोजन, तो ये सेंटर कायरल नहीं हुआ। अच्छा, इस सेंटर पे अब देखोगे तो अब देखो यहां पे दोनों मिथाइल नहीं है, ये CH2Cl है, इधर CH3 है, और एक इधर हाइड्रोजन है, और ये अलग ग्रुप है, तो ये सेंटर आपका अब कायरल है। इसलिए मैंने बोला था कि जहां पे केवल हाइड्रोजन लगाओ, केवल उसको नहीं चेक करना कि वो कायरल है कि नहीं, आपको पूरे मॉलिक्यूल में चेक करना है कि कोई सेंटर कायरल तो नहीं हो गया मेरे क्लोरीन लगाने से। तो ये सेंटर कायरल हो गया। चूंकि ये वाला सेंटर पहले से ये दोनों कायरल नहीं थे, अभी भी देख सकते हो यहाँ पे ये दो हाइड्रोजन है, कायरल नहीं होगा। यहाँ भी दो हाइड्रोजन, चूंकि चारों अलग होना चाहिए। यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप, ये भी कायरल नहीं है, तो एक कायरल सेंटर है, यानी कि 2 की पावर 1 2 प्रोडक्ट। अगर यहाँ पे देखने जाओगे तो क्या होगा, इधर देखो H लगा है, इधर H, दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो फिर से ये जो सेंटर है वो कायरल नहीं होगा, क्योंकि चारों वैलेंसी हमें अलग चाहिए। ये CH3 है, 3 H नहीं होगा। अच्छा, इस सेंटर पे अगर देखने जाओगे तो अभी भी 2 मिथाइल हैं, पहले 3 मिथाइल थे, अभी 2 मिथाइल हैं। चूंकि हमें चारों अलग चाहिए तो ये सेंटर अभी भी कायरल नहीं हुआ। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन ऐसे लगे हुए हैं तो कायरल नहीं होगा। यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, नहीं होगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, चूंकि 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं इसलिए नहीं होगा। ये CH3 ग्रुप है ना, तो इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं। तो 2 की पावर 1 प्रोडक्ट, सॉरी 2 की पावर 0 1 प्रोडक्ट। कितने प्रोडक्ट बने? टोटल प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट अगर यहाँ पे लिखोगे तो कितने प्रोडक्ट हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 + 2 + 1 + 2 + 1, यानी कि 2 2 4 2 6 2 8 प्रोडक्ट मिलेंगे।
ठीक, तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट बोला जाए तब तो 1 2 3 4 5 बनेंगे, बट नंबर ऑफ प्रोडक्ट बोला जाए तो 8 बनेंगे। तो इस तरीके से हम, अगर आपको मोनोक्लोरिनेशन वाले प्रोडक्ट पता करने को बोला जाता है तो हम फाइंड करते हैं। हम केवल ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट हैं जहां पे हम बना सकते हैं, और स्टीरियो सेंटर कितने बन रहे हैं, कायरल सेंटर, स्टीरियो सेंटर मतलब कायरल सेंटर कितने हो जा रहे हैं जब हम क्लोरीन उस पर अटैच कर रहे हैं। तो ये वाला लेक्चर हम यहीं पे अब कंक्लूड करेंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और अगर आपको अगर और कोई क्वेश्चन अगर चाहिए, मान लो कि अगर एक आध और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन रखना चाहते हो जिसमें फिर से क्वेश्चन ही प्रैक्टिस किया जाए, तो आप बता देना, तो फिर हम फिर से एक आध सेशन लेके आएंगे जिसमें केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और इसके बाद आज के लेक्चर के बाद आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो गया। सेकेंड वाले बुक में एक और चैप्टर बायोमोलिक्यूल है, जो कि ये वाला जो पूरा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी तक हमने अमीन तक पढ़ा उससे एकदम अलग है, तो बहुत ज्यादा उसमें ऐसा नहीं है कि इसका यूज होने वाला है। तो जो मेन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं आपके 12th में, वो आपका आज से खत्म हो रहा है। एक जीओसी का लेक्चर आएगा, तो वो तो आपका हो सकता है कि पहले ही अपलोड हो चुका होगा। तो अगर कोई दिक्कत होता है तो आप फिर मैसेज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और ये लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं। थैंक यू।